हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th होम साइंस का चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम है वाटर, सोर्स ऑफ वाटर एंड इट्स यूजेस। जल, जल के स्रोत और उनका उपयोग। जल के स्रोत से तात्पर्य है कि जल हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है, या जैसे तालाब हो गए, कुएं हो गए, समुद्र हो गया, वर्षा हो गई, है ना। तो ये क्या होते हैं, जहाँ से भी हमें जल प्राप्त होता है उनको स्रोत बोला जाता है। उनका उपयोग यानी कि जो जल है अर्थात उसका हमारे जीवन में क्या क्या उपयोग है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल मनुष्य के जीवन का अनिवार्य तत्व है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। जल क्या होता है, मनुष्य का चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, सभी के लिए कैसा तत्व है, एक अनिवार्य तत्व है। इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। कहा जाता है ना कि जल ही क्या होता है, जल ही जीवन है। संपूर्ण भूमंडल के 3/4 या फिर 75% भाग में जल विद्यमान है। हमारे जितनी भी जो हमारी पृथ्वी है उसका 3/4 यानी कि 3/4, 4 में से 3 भाग जो है अर्थात 75% भाग जो है वो क्या है, उस पे जल से विद्यमान है, उस पे, है ना। बाकी क्या है, हमारी भूमि है जिस पर हम लोग रहते हैं, जिसको हम स्थल मंडल भी बोलते हैं। जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें जो जल की मात्रा होती है वह कितनी होती है, वह 70 से 75% तक होती है, जो आयु के साथ घटती बढ़ती रहती है। अर्थात जैसे जैसे मनुष्य की आयु जो है वो बढ़ती रहती है तो जल का जो प्रतिशत होता है वो कम होता रहता है थोड़ा, और जब आयु कम होती है तो जल का जो प्रतिशत होता है शरीर में वो अधिक होता है। तो हमारे भूमंडल का कितना भाग जल है, 3/4 भाग जो है वो किससे मग्न है, जलमग्न है। और वैसे हम उसको क्या बोल सकते हैं, उसको 75% बोल सकते हैं, यानी कि 75% भाग हमारी पृथ्वी पर जल का है। बाकी जो बचा है वो क्या है, वो हमारा स्थल मंडल है जिस पे हम लोग रहते हैं। मनुष्य के शरीर में जल का प्रतिशत कितना है, 70 से 75% तक है। ठीक है, इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाते हैं, तो इनको भी आप ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट जो आता है इसमें वह आता है जल का संगठन, कि जल किस किस चीज़ों से मिलकर बना है, जल का संगठन क्या है, जल में क्या होता है ना। जल से के संगठन से ये तात्पर्य है। जल एक यौगिक है। जल क्या होता है, एक यौगिक होता है जिसका गठन 2 तत्वों हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर हुआ है। जो जल है वो एक प्रकार का यौगिक होता है और वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बनता है। सर्वप्रथम जल के वैज्ञानिक विश्लेषण का कार्य इंग्लैंड के वैज्ञानिक कैवेंडिश ने किया था। तो जो जल का विश्लेषण किया, जिसने पता लगाया कि हाइड्रोजन है उसमें, ऑक्सीजन है उसमें, इन दोनों से मिलकर ही क्या बना है, जल बना है। तो ये किसने पता लगाया था, ये सबसे पहले कैवेंडिश ने बताया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे, ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। ओके, जल का रासायनिक सूत्र है H2O। H2O से क्या तात्पर्य है, H से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इसमें क्या होते हैं, 2 परमाणु होते हैं। O से ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं, ऑक्सीजन का 1 होता है। जैसे आगे लिखा भी हुआ है, जल में हाइड्रोजन के 2 तथा ऑक्सीजन का 1 भाग विद्यमान रहता है। अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन गैस का 1 होता है इसके अंतर्गत, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, जल बनता है। जल भौतिक तथा शुद्ध रूप में स्वाद रहित, गंध रहित, रंगहीन द्रव होता है। जल कैसा होता है, ना तो जो जल शुद्ध होता है, यहाँ पे बात की गई है शुद्ध जल की, तो शुद्ध जल कैसा होता है, स्वाद रहित होता है, गंध रहित होता है, ना उसमें स्वाद होता है किसी प्रकार का, ना किसी प्रकार की कोई गंध होती है, और ना ही किसी प्रकार का रंग होता है। और ये किस रूप में होता है, ये द्रव के रूप में होता है। चूंकि जल एक अच्छा विलायक है, विलायक किसको बोला जाता है, विलायक उसे बोला जाता है जिसमें कोई भी चीज घुल जाती है, कोई भी चीज मिल जाती है, उसको विलायक बोलते हैं। तो इसमें विभिन्न अशुद्धियां जैसे मिट्टी, चूना, कैल्शियम सल्फेट, खड़िया व कुछ गैसें मिली होती हैं। ठीक है, तो विलायक होने के, जल का विलायक होने के कारण ही क्या होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की चीजें मिल जाती हैं, जैसे मिट्टी, चूना, कैल्शियम, ये सब बताया, और जिसके कारण क्या होता है, जल अशुद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है जल का संगठन।
जल के संगठन से तात्पर्य है कि जल किन किन चीजों से मिलकर बना है। तो मोटा मोटा आप क्या लिखोगे इसमें, जल एक यौगिक होता है, वह हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बना होता है। सर्वप्रथम जो जल का संगठन का पता लगाया था वो कैवेंडिश ने पता लगाया था। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। हाइड्रोजन के उसमें 2 परमाणु होते हैं और ऑक्सीजन का उसमें 1 परमाणु होता है। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात इसमें लिखनी है। ये क्या हो गया, ये जल का संगठन हो गया। ठीक है, तो इसमें आता है वह है जल का स्वरूप, कि जल का स्वरूप किस प्रकार का होता है। जल प्रमुख रूप से 3 रूपों में पाया जाता है। हमारे पृथ्वी पर जल 3 रूपों में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जल कितने रूपों में पाया जाता है। सबसे फर्स्ट जो आता है वह आता है ठोस रूप। ठोस रूप में जब पाया जाता है, जल का ठोस रूप बर्फ होता है। ठोस रूप में जल कैसे पाया जाता है, बर्फ के रूप में पाया जाता है। जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है तो वह ठोस बनकर बर्फ के रूप में दिखाई देता है। तो ठोस रूप में जल जो होता है वो बर्फ के रूप में दिखाई देता है। और बर्फ कब जमता है, जब वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाया जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, जल बर्फ के रूप में ठोस रूप में जम जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, जल की ठोस अवस्था कहते हैं। सेकंड जो होता है द्रव रूप में होता है। द्रव रूप में वही होता है जिसे हम ग्रहण करते हैं, हम पीते हैं, है ना। जितना भी जल हम उपयोग करते हैं वह किस रूप में होता है, द्रव रूप में होता है। जो हमारी नदियों में बहता है, नहरों में बहता है, कुओं में होता है, तो वो द्रव के रूप में होता है। यह जल की प्रथम अवस्था होती है। दैनिक जीवन में जल इसी रूप में प्रयोग किया जाता है। थर्ड जो आता है इसमें वह आता है वाष्प के रूप में। तो तीसरी अवस्था जो जल की होती है वह वाष्प के रूप में हमें प्राप्त होती है। जल को गर्म करने से वह वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में बदलने के लिए हमें 536 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा ना, जब हम घरों में पानी उबालते हैं तो क्या होता है, वह भाप बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगता है ना। तो वो क्या होता है, वही वाष्प होती है। जो हमारे बादल बनते हैं वो किसके कारण बनते हैं, वो भी वाष्पीकरण के कारण ही बनते हैं। तो सूर्य की गर्मी के कारण क्या होने लगता है, जल उड़कर वाष्पीकृत हो जाता है और बादलों का रूप ले लेता है। और वही फिर बादल क्या होते हैं, वर्षा के रूप में बरसते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे ही क्या है, तीसरी जो अवस्था है वो जल की वाष्प के रूप में हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जल का जो स्वरूप होता है वह 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट जो होता है ठोस रूप में, दूसरा द्रव के रूप में, तीसरा वाष्प के रूप में। तो इन तीनों अवस्थाओं में हमें जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो इसमें आता है, यह दिया गया है मानव शरीर के विभिन्न अंगों में जल का अंश। ठीक है, तो मानव का जो शरीर होता है, अभी हमने पढ़ा ना कि 70 से 75% जो होता है वह मानव के शरीर में क्या होता है, जल होता है। तो यहाँ पर एक तालिका दी गई है, उसमें दिया गया है कि मानव के शरीर में, मानव के किस किस अंगों में कितना कितना जल होता है। यहाँ पे देखिए, रक्त में 80% होता है, हड्डियों में 30% होता है, मांस में 75% होता है, गुर्दे में 83% होता है, जिगर में 70% होता है और मस्तिष्क में 79% क्या होता है, जल होता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जल मनुष्य के लिए कितना आवश्यक है ना। क्योंकि हमारे जो पूरा शरीर है उसमें 70 से 75 भाग तो हमारे किसका है, जल का ही है। तो इसीलिए तो कहा जाता है डेली कि जो हम जल हमें डेली बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है वो दी गई है भोज्य पदार्थों में जल का अंश। जो हम खाते हैं ना, खाना खाते हैं, जितना भी हमारा भोज्य पदार्थ होते हैं उनमें कितने कितने परसेंट होता है। रोटी में 40% होता है, अंडे में 65% होता है, मांस में 75% होता है, मछली में 80% होता है, दूध में 80% होता है, तरकारियाँ यानी कि सब्जियों में सबसे अधिक जल होता है 90%, है ना। इसीलिए क्या कहा जाता है, हरी सब्जी खाने के लिए बहुत अधिक कहा जाता है। तो ये क्या है, ये एक तरह से तालिका दी गई है आपको समझने के लिए कि कितना हमारे जो शरीर के अंग हैं उसमें कितना जल होता है उनमें, या फिर जो हम भोज्य पदार्थ खाते हैं उनमें कितना कितना जल होता है। ओके, नेक्स्ट जो इसमें दिया गया है, नेक्स्ट आती हैं जल की उपयोगिता अथवा जल के कार्य, यानी कि जल की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है या जल के क्या कार्य हैं।
सबसे पहले देखते हैं तो जल की प्रमुख उपयोगिता या कार्य। जल की मानव शरीर संबंधी उपयोगिता, यानी कि हमारे जो मानव है ना, उनके शरीर में सिर्फ मानव ही नहीं, जीव जंतु भी जो होते हैं, है ना, पशु पक्षी जो होते हैं, उनके भी शरीर में जल की यही उपयोगिता होती है जो मनुष्य के शरीर में होती है। तो मानव शरीर में जल संबंधी उपयोगिता, फर्स्ट जो आता है, जल रक्त को समुचित तरल अवस्था में बनाए रखता है। जल की कमी से रक्त गाढ़ा हो जाता है, जिससे शरीर में दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तो जल क्या कार्य करता है? सबसे पहले जो हमारे शरीर में रक्त होता है वह उसको तरलता प्रदान करता है। अगर हमारा रक्त तरल नहीं होगा, है ना, बहुत अधिक गाढ़ा हो जाएगा, तो जितनी भी हमारी वेन्स होती हैं हमारे शरीर में वो उनमें जमने लगेगा। जो हार्ट अटैक होते हैं, है ना, स्ट्रोक होते हैं, वो सब इसी कारण होते हैं कि जो रक्त होता है वो बहुत ही अधिक गाढ़ा होने लगता है। तो जल क्या कार्य करता है? जल हमारे रक्त को तरल अवस्था में लाने का कार्य करता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जल शरीर में उत्पन्न होने वाले अनेक रसों को भी तरलता प्राप्त करने का साधन है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स निकलते रहते हैं, चाहे वो हमारे शरीर की वृद्धि के से संबंधित हो या विकास से संबंधित हो, या फिर हम जो भोजन करते हैं उनसे संबंधित हो, है ना। तो उन रसों को भी क्या प्रदान करता है? जो जल होता है वह उनको तरलता प्रदान करता है और उनको ठीक स्थान तक पहुंचाने में सहायता करता है। थर्ड है, जल पाचन में सहायक है। जो भी हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है ना, डाइजेशन सिस्टम के लिए जल बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, आपका पाचन बहुत सही रहेगा, अच्छा रहेगा, पानी बहुत पीजिए, पानी बहुत पीजिए, कहते हैं ना सब घर में, इसीलिए कहा जाता है। फोर्थ है, जल से शरीर का तापमान समान रहता है, यानी कि सामान्य जो बना के रखता है हमारे शरीर के तापमान को। जब जैसे ही हम गर्मी में जाते हैं या धूप में जाते हैं तो हमें बहुत अधिक गर्मी लगती है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम पानी पी लेते हैं। पानी पीने से क्या होता है, हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो सामान्य अवस्था में आ जाता है। अगर हम गर्मी में जाते हैं, धूप में जाते हैं और हमें पानी नहीं मिलता तो क्या होने लगता है, हमें चक्कर आने लगते हैं, सर में दर्द होने लगता है, बेहोश हो सकते हैं। तो जो जल होता है हमारे शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में हमारी सहायता करता है। क्वेश्चन 5 है, शरीर में कोशिकाओं के टूटने फूटने, अपच आदि के कारण विषैले पदार्थ जो बहुत सारे उत्पन्न हो जाते हैं, है ना, तो उनको बाहर निकालने का भी क्या करता है, कार्य करता है। जैसे पसीने के रूप में हमारे शरीर से बहुत सारे विषैले पदार्थ बाहर निकालने का कार्य क्या कौन करता है, जल करता है। या फिर मल मूत्र के रूप में भी जल हमारे शरीर से बहुत सारे जो विषैले पदार्थ होते हैं, विषाक्त पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालता है और हमें स्वस्थ रखता है। ओके, तो ये तो क्या हो गए, ये मानव शरीर संबंधित जल की उपयोगिता हो गई या फिर जल के कार्य हो गए। अब नेक्स्ट जो है, जल की गृह संबंधी उपयोगिता। तो घर में हमें जल की क्या क्या उपयोगिता है? जल खाना बनाने के कार्य में आता है, वस्त्र आदि धोने के कार्य में हम प्रयोग करते हैं, रसोई के विभिन्न कार्यों में जल का प्रयोग किया जाता है, फर्श की धुलाई, शौचालय की धुलाई, इन सब के लिए जल का बहुत उपयोग किया जाता है, पेड़ पौधों की सिंचाई के लिए जल का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे हैं, दैनिक जीवन में जितने भी हमारे कार्य होते हैं उनमें जल की बहुत ही हमें आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, जल की समुदाय व राष्ट्र संबंधी उपयोगिता। किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समुदाय को जल की क्या उपयोगिता है? नगर की नालियों, सड़कों, नालियों आदि को साफ करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक पार्कों, बगीचों, इनको भी किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि पेड़ पौधों के बिना वो नहीं हो पाएंगे ना, हमारे जो पार्क हैं, बगीचे हैं, वो अच्छे से वहाँ पे जो पेड़ पौधे होते हैं फल फूल नहीं पाएंगे। अग्नि बुझाने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। कृषि कार्य करने के लिए सबसे अधिक जो जरूरी है, कृषि कार्य करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि कृषि कार्य के द्वारा ही क्या मिलता है, जितना भी हमें भोज्य पदार्थ मिलते हैं वे कृषि के द्वारा ही मिलते हैं। बहुत से आवश्यक उद्योगों में जल की आवश्यकता होती है। अधिकतर ही उद्योगों में, जो हमारे उद्योग धंधे होते हैं, कल कारखाने होते हैं, उनमें जल की आवश्यकता होती ही होती है। बिना जल के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। बहुत जल से विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आजकल के टाइम में कोई बिना लाइट के रह ही नहीं सकता है, तो विद्युत शक्ति जो है वो जल से ही प्राप्त होती है।
सभी को पता है आपको कि जल से ही क्या बनती है, बिजली बनती है, विद्युत बनती है। तो बहुत सारी उपयोगिता हैं जल के, बहुत सारे कार्य हैं। यहाँ पर तो सिर्फ थोड़े से कार्य दिए गए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। आप कुछ जो आपको खुद से भी याद हो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये जल का महत्व भी हो सकता है, जल की उपयोगिता भी हो सकती है, और ये जल के कार्य भी लिखे जा सकते हैं। बाकी आप अपनी बुक्स में से भी कुछ पॉइंट्स नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना ये इनफ है, काफ़ी है आपके लिए, तो आप इनको भी याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आता है जल के प्रकार, कि जल कितने प्रकार का होते हैं। तो जल कितने प्रकार के होते हैं, हम क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको, तो है ना, आप सभी को पता भी होगा कि जल 2 प्रकार के होते हैं, मृदुल जल और कठोर जल। तो इन दोनों में मैंने यहाँ पे पूरा डिफरेंस ही लिख दिया है, आपको भी ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही याद करना है। और अगर कभी भी आपका एग्जाम्स में आता है तो कोई भी अंतर लिखने के लिए आए तो आप हमेशा अंतर ऐसे ही लिखिए, है ना। तो इससे एक तो इम्प्रेशन अच्छा आता है, लिखा हुआ अच्छा लगता है, और पढ़ने में भी जो एग्जामिनर होते हैं आपकी कॉपी चेक करते हैं, जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो नंबर भी आपको उसी के अनुसार अच्छे भी देते हैं। तो देखिए, जल के गुणों के आधार पर जल को कितने भागों में बांटा गया है, जल को 2 भागों में बांटा गया है, मृदुल जल और कठोर जल। तो मृदुल जल की क्या विशेषताएं होती हैं, अगर ये आ जाता है कि मृदुल जल की विशेषताएं लिखिए तो आप ये सब लिख दोगे, अगर ये आता है कठोर जल की विशेषताएं लिखिए तो आप ये सब लिख दीजिए, ठीक है। पॉइंट 1, मृदुल जल हल्का एवं सुपाच्य होता है। तो जो जल मृदुल होगा वह कैसा होगा, वह एक तो हल्का होगा और सुपाच्य होगा। सुपाच्य किसे कहते हैं, जो बहुत ही जल्दी से पच जाता है हमारे शरीर में जाने के बाद, है ना, उसको सुपाच्य बोला जाता है। तो मृदुल जल की फर्स्ट विशेषता यही है कि वह हल्का होता है पीने में और बहुत ही सुपाच्य होता है, जाने के बाद बहुत जल्दी पच जाता है। जबकि कठोर जल क्या होता है, भारी होता है और वह जल्दी से पचता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो पाचन है ना, जो क्षमता होती है, हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है, वो खराब हो जाता है। सेकंड है, मृदुल जल पीने में मीठा व स्वादिष्ट होता है। अगर जल मृदुल है तो वह पीने में स्वादिष्ट भी होगा और मीठा होगा। कठोर जल पीने में खारा लगता है और वह स्वादिष्ट भी नहीं लगता है, ठीक है। नेक्स्ट जो दिया गया है पॉइंट 3, मृदुल जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड का अभाव रहता है। अर्थात इसमें ना तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है, ना ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट पाया जाता है। जबकि कठोर जल में क्या होता है, कठोर जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड घुले हुए रहते हैं। इसी कारण क्या होता है, यह जल कठोर हो जाता है ना। जब कठोर जल को हम मृदुल जल में परिवर्तित करते हैं तो उसके यही कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, है ना, अनुकूल अवस्था में हो जाते हैं, और तब वह क्या बन जाता है, फिर वह मृदुल जल बन जाता है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पॉइंट 4 है, मृदुल जल साबुन के साथ सुगमता से झाग देता है। अगर आप मृदुल जल में कपड़े धोते हैं तो वह क्या होता है, बहुत अच्छे से झाग देता है और हमारे कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादा साफ होते हैं। कठोर जल साबुन के साथ कम तथा कठिनता से झाग देता है। पॉइंट 5 है, मृदुल जल में भोजन पकाने से वह अच्छी तरह पक जाता है तथा गल जाता है ना। अगर आप भोजन पकाते हो मृदुल जल में तो वह जल्दी बन जाएगा, जल्दी पक जाएगा। कठोर जल में भोजन भी ठीक से नहीं पकता है, जबकि कठोर जल में जो भोजन होगा वो ठीक प्रकार से नहीं पकेगा। पॉइंट 6 है, मृदुल जल के प्रयोग से बॉयलरों में विभिन्न लवणों की परत नहीं जमती तथा बॉयलर शीघ्र खराब नहीं होते हैं। जितने हमारे जो उद्योग धंधे होते हैं उनमें किसका प्रयोग किया जाता है, बॉयलरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब वे पानी के संपर्क में आते रहते हैं निरंतर तो क्या होता है, उनमें जो कठोर जल होता है उसकी परत जमने लगती है। कठोर जल में किसकी परत जमेगी, कठोर जल में उनमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के कार्बोनेट और क्लोराइड की परत जमने लगती हैं, ठीक है। अगर हम किसका प्रयोग करते हैं, अगर हम कठोर जल का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम मृदुल जल का प्रयोग करते हैं तो बॉयलरों में ये इनकी परत नहीं जमती है और बॉयलर जो होते हैं वो लंबे समय तक चलते हैं और वो शीघ्र ही खराब नहीं होते हैं। इसके विपरीत अगर हम कठोर जल का प्रयोग करेंगे तो बॉयलरों में परत जम जाएंगी और वे शीघ्र ही खराब हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से इसमें जो मृदुल जल और कठोर जल का डिफरेंस दिया गया है कि दोनों में क्या अंतर है, इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट जो आता है इसमें वह आता है शुद्ध जल तथा अशुद्ध जल में
अंतर कि शुद्ध जल में और अशुद्ध जल में क्या अंतर होता है। शुद्ध जल क्या होता है, अभी हमने पढ़ा था। शुद्ध जल जो होता है वह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। अशुद्ध जल रंगीन होता है, उसमें कोई ना कुछ मिला होता है जिसके कारण उसका एक रंग दिखाई देता है, उसमें किसी ना किसी प्रकार की हमें गंध भी आती है। अर्थात जिस भी जल में हमें कोई ना कोई कलर दिखाई दे रहा है और उसमें से कोई गंध भी आ रही है तो हम उस जल को क्या कहेंगे, उसको हम अशुद्ध जल बोलेंगे। और पॉइंट 2 है, शुद्ध जल वायु युक्त होता है। पॉइंट 2 में लिखा गया कि वायु युक्त होता है। कौन सी वायु युक्त होता है, ऑक्सीजन युक्त होता है, ठीक है। और लेकिन अशुद्ध जल क्या होता है, अशुद्ध जल वायु रहित होता है। अशुद्ध जल में ऑक्सीजन की कमी होती है जिस कारण वह पीने में अच्छा भी नहीं लगता है और हमारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक होता है। पॉइंट 3 है, शुद्ध जल में कीटाणु तथा नाइट्रोजन पदार्थ नहीं होते हैं। तो जो जल शुद्ध होगा उसमें ना तो किसी भी प्रकार के कीटाणु होंगे, ना रोगाणु होंगे, ना ही नाइट्रोजन से युक्त कोई भी तत्व होंगे। अशुद्ध जल में कीटाणु भी होंगे, नाइट्रोजन से युक्त पदार्थ भी होंगे तथा रोगाणु भी हो सकते हैं। 4th है, इसमें शुद्ध जल चमकीला होगा तथा पारदर्शी होगा। अशुद्ध जल मटमैला होगा और धुंधला दिखाई देगा। पॉइंट 5 है, शुद्ध जल शारीरिक दृष्टि से लाभकारी होता है। जाहिर सी बात है, जो जल शुद्ध होगा वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होगा ही होगा। लेकिन अशुद्ध जल के सेवन से क्या होगा, अशुद्ध जल के सेवन से हमें विभिन्न प्रकार की पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, जैसे हैजा हो गया, पेचिस हो गया, तिसार हो गया, है ना। कोई भी जो डाइजेशन से, पेट से संबंधित बीमारी है वे बहुत जल्दी हो जाती हैं अशुद्ध जल से। इसीलिए क्या कहा जाता है, जल को प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, अपने घरों में भी जल को ढक कर रखना चाहिए और हमेशा शुद्ध जल का ही सेवन करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये शुद्ध जल और अशुद्ध जल में डिफरेंस दिया गया है। ये भी दोनों का अंतर आपको इसी प्रकार से लिखना है, एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखना है और अपनी नोटबुक में भी अभी भी इसी तरह से लिखना है दोनों को, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट पढ़ाऊंगी मैं आपको। आप अच्छे से इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए।